तो गुजरात और हिमाचल चुनाव पर ये महा कवरेज आज तक पर आप लगातार देख रहे हैं। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इस बीच बिहार का भी जिक्र करना होगा श्वेता, क्योंकि वहां से बड़ी खबर आ रही है। वहां पर जो उपचुनाव चल रहा था, कुंडनी सीट पर बीजेपी की जीत हुई है। कुंडनी सीट पर बीजेपी की जीत। रोहित सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, क्या जानकारी मिल रही है सीट के बारे में? बीजेपी किस तरीके से वहां पर सामने आ रही है? देखिए नेहा, बड़ी जीत बीजेपी को हासिल हुई है बिहार में। बिहार के कुढ़नी जो कि मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है, वहां पर उपचुनाव हुआ था। उसके नतीजे घोषित किए गए हैं आज, और जो फाइनल नतीजे आए हैं उसमें बीजेपी ने जेडीयू उम्मीदवार को 3600 से भी ज्यादा मतों से हार दे दी है, यानी कि शिकस्त दे दी है। और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं केदार प्रसाद गुप्ता, उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है, हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पहला मुकाबला था गठबंधन टूटने के बाद। जब एनडीए गठबंधन टूटा, नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर वो महागठबंधन में गए, उसके बाद ये पहला चुनाव था जहां पर जेडीयू बनाम बीजेपी उम्मीदवार ये लड़ाई हो रही थी। यहां पर बीजेपी और जेडीयू डायरेक्ट फाइट में थे, और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ने यहां पर जबरदस्त प्रचार प्रसार भी किया था। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने जिस तरीके से यहां प्रचार प्रसार किया, चिराग पासवान का भी समर्थन मिला, उसकी वजह से बीजेपी ने ये सीट जो है वो जीत ली है, और जेडीयू को जो है यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन वाकई मतलब वो जो कैंडिडेट जिस तरीके से डिस्क्वालीफाई यहाँ के हुए, जिस वजह से बाइपोल यहाँ पर कराना पड़ा, लेकिन इस नतीजे को उस हिसाब से स्वीकारा जाएगा या नहीं? अव्वल। दूसरा ये कि क्या मार्जिन ऑफ विक्ट्री बड़ा है इस बार? पिछली बार मुश्किल से मुझे लगता है 700 वोट्स के आसपास से जीत हुई थी। बिल्कुल, देखिए पिछली बार जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो आरजेडी ने यहां से जीत हासिल की थी, अनिल साहनी ने, लेकिन जीत का जो अंतर था केवल 712 वोट से उनकी जीत जो हुई थी। और लेकिन इस बार जो बीजेपी की जीत हुई है, जीत का जो मार्जिन है वो अच्छा खासा है, 3600 से भी ज्यादा है। और अगर आप विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा में 3, 3500, 4000 के अंतर से अगर आप जीतते हैं तो एक अच्छी और बड़ी जीत मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की है, और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक मॉरल बूस्टर भी है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार से वो अलग हुए थे अगस्त में, नीतीश कुमार का साथ छूटा था, उसके बाद पिछले टूटने के बाद बीजेपी के लिए ये बम्पर जीत और ये अच्छी खबर बिहार से। लेकिन अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर उपचुनाव हुआ था मैनपुरी सीट के लिए। श्वेता, बड़ी बड़ी सीटें, और इस पर डिम्पल यादव काफी ज्यादा वोटों से आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। 2 लाख से ज्यादा वोट से डिम्पल यादव आगे हैं। समाजवादी पार्टी और सहयोगी भी आगे चल रहे हैं। यूपी उपचुनाव की अपडेट हम आपको बता दें, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिम्पल यादव 2 लाख से भी ज्यादा वोट से आगे चल रही हैं। वहीं मैनपुरी में डिम्पल यादव की लगभग जीत मानी जा रही है सीट से, जहां पर उनके ससुर और दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव मैनपुरी सीट से जीता करते थे। अब उसी सीट से बहू डिम्पल यादव जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जो शुरुआत से एक परंपरा बताई जा रही थी मैनपुरी की, देखिए 96 में आए थे मुलायम सिंह यादव, वहां से चुनाव लड़े थे। उसके बाद से भले वो लड़े न लड़े, लेकिन वो सीट कभी हाथ से निकली नहीं समाजवादी पार्टी की। अब इस बार इमोशनल अपील की जा रही थी। हालांकि एक बड़ी दिलचस्प चीज उसमें हो जाएगी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी उस दिन कुमार अभिषेक, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी अखिलेश यादव और डिम्पल यादव ने कि यहाँ तो लोगों को वोट नहीं करने दिया जा रहा है अगर वो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। पर ये जो लीड है वो तो दिखा रही है कि अगर वाकई रोका गया उनके वोटरों को, तो क्या बीजेपी को कोई वोट ही नहीं मिले हैं वहां से? एक बार सवाल दोहराइए। अभिषेक, मैं ये पूछ रही हूँ कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी उस दिन, मतलब ये 2 लाख की लीड अच्छी खासी लीड है। उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अखिलेश यादव और डिम्पल ने, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे समर्थकों को वोट ही नहीं करने दिया जा रहा है, गांव के गांव को घेरा जा रहा है, पुलिस की तैनाती हो गई है, तब फिर वो क्या था? नहीं, बिल्कुल जिस तरीके की ये लीड है ये दिखा रही है कि वोटिंग भी खूब हुई
और समाजवादी पार्टी को जबरदस्त वोटिंग हुई। ये जरूर है कि उस दिन अखिलेश यादव, डिंपल यादव, यहां तक कि शिवपाल यादव ने भी अलग से बात करके बताया कि उनके कार्यकर्ताओं को रोका गया है, कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया गया है, पुलिस की गुंडागर्दी हुई है और लगातार ये लोग कहते रहे कि उनकी लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि सरकारी मशीनरी से है। लेकिन आज जिस तरीके की लीड निकल करके आई है, और आप याद करिए कि 94,000 से मुलायम सिंह यादव जीते थे और आज 2 लाख के आसपास की लीड डिंपल यादव की हो गई है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि जो गढ़ कहा जाता था मुलायम सिंह यादव का, यादव परिवार का, वो सिर्फ गढ़ बरकरार ही नहीं है बल्कि वो पूरी मजबूती के साथ बरकरार है। और साथ साथ ये भी कि इस बार जिस एक लाइन पर वोट मांग रही थी डिंपल यादव और अखिलेश यादव, और वो एक लाइन ये कि नेताजी के सहानुभूति में, नेताजी के सम्मान में एक एक वोट चाहिए। और सचमुच यहाँ के लोगों ने कम से कम मुलायम सिंह यादव का सम्मान किया है। यानी कि इमोशनल फैक्टर यहाँ पर काम करता हुआ दिखाई दिया। यादव परिवार के लिए ही ये सीट थी और बनी रहेगी, ये यहाँ पर डिंपल यादव ने साबित कर दिया है। वो बोल रहे थे ना नेहा कि 1.5 साल तो अभी नेताजी के बाकी थे, तो नेताजी का काम अभी होना बाकी है। तो अब अधूरे कामों को पूरा करेंगी उनकी बहू डिंपल यादव, जो कि 2 लाख से भी ज्यादा वोटों से आगे चल रही है। लेकिन अब एक बार फिर से रुख करेंगे दिल्ली का, जहां पर बीजेपी दफ्तर में जश्न की पूरी तैयारियां हो गई हैं। वहां से मेरी सहयोगी अर्पिता आर्या इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। अर्पिता, क्या देख पा रही हैं, क्या महसूस कर रही हैं? जो गुजरात का माहौल है वो यहाँ पर दिल्ली में दिखाई दे रहा है या नहीं? बिल्कुल नेहा, और इसीलिए देखिए जो मेरे पीछे, क्योंकि शोर से थोड़ा दूर हो गई, आप लोग की आवाज पिछली बार आ नहीं पाई, अब जरा आपको नजदीक से दिखा देते हैं ये तस्वीरें, जश्न की तस्वीरें बीजेपी दफ्तर से, क्योंकि जश्न और ये जीत दोनों बड़े नजर आ रहे हैं। बीजेपी जिस तरीके से ये आंकड़ा कांग्रेस के 149 को भी तोड़ता हुआ, अगर इन्हीं रुझानों को माने हम आंकड़ों में, तो ये देखिए जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी दफ्तर में, जहाँ एक तरफ ढोल नगाड़े की थाप हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बैंड बाजा भी बजता हुआ नजर आ रहा है। तो 2 अलग रंग यहाँ पर, और एक खास दिलचस्प तस्वीर जो मैंने पहले भी कोशिश की थी कि आप तक पहुँचाऊं, एक बार फिर से वो कोशिश करती हूँ तस्वीर पहुँचाने की। लेकिन यहाँ पर आप देखिए त्योहारों का मौसम लग रहा है, जीत का त्योहार मना रहे, जीत का नहीं, विश्व भर में जीत का त्योहार मना रहे हैं। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ 2040 तक नरेंद्र मोदी 40 तक नरेंद्र मोदी जी को पीएम बने रहेंगे। 2040 देखिए गुजरात में जो जीत हुई है वो प्रचंड जीत है। अरविंद केजरीवाल के मुंह पर तमाचा है। जिस तरह से उन्होंने वादे किए थे ना, झूठे जनता को, गुजरात की जनता को गुमराह करने के, वो गुजरात की जनता ने बीजेपी को जिता के पुनः तमाचा मुंह पे मारा है और आगे भी मारेगी। नरेंद्र मोदी, जो मोदी जी ने डेवलपमेंट किया है, यहाँ पर बड़े ऐसे कटआउट लेकर मोदी के पहुँचे। आप तो सुबह से शंखनाद कर रहे थे और अब मोदी जी के कटआउट लेके खड़े। मोदी जी हम लोगों के दिलों में है। आज से हम लोग 2024 के लिए शंखनाद और आज से शुरुआत कर दिए हैं। अर्पिता, शाम की क्या तैयारी है जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे बीजेपी दफ्तर? शाम की क्या तैयारी है अर्पिता? यहाँ पर बकायदा बैंड बाजे भी बज रहे हैं, तो एक तरफ ढोल की थाप, दूसरी तरफ बैंड बाजा यहाँ बजता हुआ नजर आ रहा है। और अलग अलग तरीके जो है लोगों ने अपनाए हुए हैं, जीत के जश्न को कैसे और बेहतर कर दिया जाए, कैसे अपनी अभिव्यक्ति को यहाँ पर व्यक्त किया जाए, अपनी वो सब रणनीति के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जश्न मनाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता। आइए कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बात करने की। ये तो ऐसा लग रहा है अभी होली आ गई, त्योहारों का मौसम शुरू। देखिए हमारे लिए आज होली भी है और दिवाली भी है, और जिस तरीके का हम जश्न मना रहे हैं, मुझे लगता है कि आज ये देश का मूड है कि 2024 में निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री जी दोबारा केंद्र सरकार में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। आप तो बड़ी दूर से घूम के आए, कुछ बोलिए। देखिए मुझे लगता है मैं इसलिए भी प्रसन्न हूँ, आज गुजरात की जनता ने जिस तरीके से वहाँ पे जो समर्थन दिया है, और एक यहाँ से भ्रमित करने के लिए केजरीवाल जी जो गुजरात में गए थे, गुजरात की जनता ने उसे भगाने का काम किया। और गुजरात की जनता का मैं इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को गुजरात से यहाँ भेजा है, इसलिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। यहाँ पर मेरे पीछे आप तस्वीरों में भी देख पा रही हैं, यहाँ पर जहाँ एक तरफ बैंड बाजे, वहाँ दूसरी तरफ ढोल नगाड़े, और एक और खास तस्वीर है, मैं सोच रही हूँ वो तस्वीर भी आप तक पहुँचाऊँ, जहाँ पर एक शख्स
शेर लेकर पहुंचा और ये कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शेर है। वहीं आपको झलक G20 की भी दिख जाएगी, जिसको वसुधैव कुटुंबकम की बात बीजेपी वाले कहते नजर आए हैं और इसको भी एक बड़ा मुद्दे के तौर पर यहाँ बीजेपी बनाती हुई नजर आ रही है। आइए जरा आगे आपको ले चलते, कुछ और रंग, कुछ और तस्वीरें आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जहाँ एक तरफ आप देख रहे हैं जश्न का माहौल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर आप इधर तस्वीर दिखा दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभावना यही है कि शाम पे यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर बताया जा रहा है मंच बनने का उनके आने की तैयारी होगी। अभी एसपीजी वगैरह आएंगे, उसके बाद हो सकता है यहाँ से कार्यकर्ताओं को भी कुछ देर के लिए बाहर निकाला जाए और उसके बाद तैयारियों का कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन जश्न की जो तस्वीरें हैं वो रुक नहीं रही है, लगातार यहाँ पर ऐसे ही ढोल नगाड़े बैंड बाजा बजता हुआ नजर आ रहा है और आप रंगों में देख रहे होंगे, लोग रंगे नजर आ रहे हैं। ये जीत का रंग है जो लोग अपने चेहरे पर, अपने आत्मा में महसूस कर लेना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी वो समझ रहे हैं कि मोदी मैजिक जो है वो थमा नहीं है, वो वैसे ही चल रहा है। बिल्कुल, और वहाँ पर अबीर गुलाल से ये जश्न मनाया जा रहा है श्वेता, जबकि हमने गुजरात में देखा था कि वहाँ पर कैसे गरबा चल रहा था, वहाँ पर पूरी तरीके से मोदीमय माहौल हो रखा था। ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी शाम को और ज्यादा भव्य तरीके से दिखाई देगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि हमारा एग्जिट पोल दरअसल एग्जैक्ट पोल साबित हुआ है। जो हमने आंकड़े आपको दिखाए थे एग्जिट पोल में, वो दरअसल सटीक साबित हुए हैं और इसीलिए सबसे तेज और सबसे विश्वसनीय चैनल आज तक है। देखिए, जो एक तरफ हम आपको वो कॉलम दिखा रहे हैं जो हमारा जो सर्वे का नतीजा था और दूसरी तरफ जो रुझान और नतीजे जो सामने आ रहे हैं, चाहे वो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा हो या फिर कांग्रेस का। देखिए जो दायरा हमने दिया, आम आदमी पार्टी थोड़ा नीचे गिर गई है उससे, लेकिन हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सटीक है। 30 से 40 हमने कांग्रेस को कहा था, उसको फिलहाल 40 सीटें दिख रही हैं। 24 से 34 बीजेपी के लिए कहा था, जहां पर 25 इस समय उसके पास दिख रहे हैं और अन्य 4 से 8 थे। तो देखिए निर्दलीय हैं यहाँ पर, जिनमें से 2 बीजेपी के बागी हैं और 1 कांग्रेस के बागी हैं। तो ये आंकड़ा आपके सामने आपको स्पष्ट तौर पर बता रहा है कि आज तक एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल था वो कितना सटीक, कितना सही साबित हुआ है। अब हिमाचल प्रदेश की खबर देख लीजिए एक बार, क्योंकि गुजरात का जिक्र तो बहुत चल रहा है, लेकिन हिमाचल रुझानों में कांग्रेस को न सिर्फ बहुमत है बल्कि बड़ी बढ़त उसके पास है। भारतीय जनता पार्टी 25 पर रुक गई है और कांग्रेस का जो आंकड़ा है वो बार बार आगे बढ़ता दिख रहा है, फिलहाल 40 पर, कभी 39-40 माइनर वहां पर बढ़त के साथ जो सीटें हैं उनमें थोड़ा फेरबदल हो रहा है। राजीव शुक्ला क्या कह रहे हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के प्रभारी रहे कांग्रेस के, वो सुनाते हैं। जो कांग्रेस ने वादे किए थे, 10 गारंटी जो कांग्रेस ने घोषित की थी, उन 10 गारंटियों को हम पूरी तरह से लागू करेंगे और भी हिमाचल की जनता विकास के लिए हम सब कुछ करेंगे। और जो वीरभद्र सिंह जी ने लगातार 6 टर्म में बंचाली को विकास किया था, उसको भी अनवरत रूप से हम जारी रखेंगे। और वहाँ की जनता जो पिछले 5 साल से बिल्कुल त्रस्त थी, परेशान थी जो भाजपा की सरकार से, उन सब चीज़ों को हम सुधार करेंगे। और इस चुनाव में जिन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, मैं कहना चाहूँगा, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रियंका गांधी जी का कि उन्होंने इसमें वक्त दिया और उन्होंने कांग्रेस के जो वहाँ चुनाव प्रचार की कमान थी उसको संभाल के बहुत अच्छी तरह से उन्होंने प्रचार किया, उसका बहुत असर गया। अपने विधायकों की बात करेंगे, विधायकों से सबसे बात करके विचार विमर्श करके और हाईकमान के ऊपर सारा फैसला छोड़ा जाएगा। तो राजीव शुक्ला को सुन रहे थे आप, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि अब मंथन इस बात पर किया जाएगा कि वहां पर सीएम कौन होगा। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और ये कंफर्टेबली प्लेस्ड है, वहां पर बहुमत के आंकड़े से आगे जा चुके हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, लेकिन पौलमी साहब भी इस वक्त बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। पौलमी, आप अगर कुछ तस्वीरें हम तक पहुंचा सके। जी बिल्कुल, आप ये तस्वीरें देख सकती हैं मेरे पीछे, ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हैं। यहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, बीजेपी का जो झंडा है उसे लहराया जा रहा है। पूरी तरह से एक जश्न का माहौल है जो यहाँ पर बन चुका है। आप देख सकते हैं कि बैंड पार्टी को भी बुलाया गया है यहाँ पर, ताकि एक माहौल जो है वो पूरी तरह से तैयार हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय आज शाम को, करीबन 6:30 बजे के बाद उनके आने की बात है।
हमारे साथ अभय दुबे जी हैं कांग्रेस की ओर से। अभय जी, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी जश्न की तस्वीरें दिख रहे हैं, लेकिन जीत तो आपने भी हासिल की है हिमाचल प्रदेश में। कांग्रेस पार्टी जीत का जश्न मनाएगी या पहले एक बार शपथ ग्रहण हो जाएगा उसके बाद जाकर, क्योंकि आप लोग तो अभी लग रहा है रायपुर ले जाने वाले हैं विधायकों को? देखिए श्वेता जी, स्वाभाविक है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी जीत अर्जित करने की ओर कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, मगर विडंबना देखिए कि एक तरफ ये हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री से लेकर समूची भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रचारित किया कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को देखकर वोट दीजिए। चप्पे चप्पे पर गृह मंत्री अमित शाह साहब, नरेंद्र मोदी जी ने सभाएं की, वहां पर हार के लिए नरेंद्र मोदी जी को जिम्मेदार नहीं बताया जा रहा है, जबकि सच्चाई यही थी कि उपचुनाव में जब हिमाचल में हारे तो वहां मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम महंगाई की वजह से चुनाव हार गए। जहां तक गुजरात का प्रश्न है तो इसमें संदेह नहीं है, हम आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मलोचन करेंगे, मगर इस मैथमेटिक्स के पीछे केमिस्ट्री को भी समझना होगा। पिछले चुनाव में भी गुजरात में 100 सीटें ऐसी थी जो 5% की वोट मार्जिन से हार जीत हुई थी दोनों राजनीतिक दलों की। इस बार आप पार्टी ने और ओवैसी जी ने जो गुजरात में कांग्रेस पार्टी को नुकसान किया है वो परिणाम में परिलक्षित हो रहा है। जो 12-12.5% वोट शेयर है वो कहां से उनको अर्जित हुआ। तो गुजरात में ऐसा नहीं था कि जनता त्रस्त नहीं थी या मुद्दे नहीं थे। वहां अवैध शराब का मुद्दा, खुद आज तक की एंकर ने कहा कि शराब पीकर लोग मुझसे बात करने आ रहे हैं। साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हो या नार्कोटिक ड्रग्स हो या प्रोहिबिशन के 2,84,000 केसेस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा थे। 80% बच्चे एनेमिक थे। 22 भर्ती परीक्षाओं में घोटाले हुए, लेकिन जनता ने मैं आत्मसात करता हूं उनके निर्णय को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो पोलराइजेशन का नैरेटिव वहां दिया। नहीं, लेकिन अब अभय जी, कांग्रेस पार्टी कुछ आंकड़े देख लीजिए। अब जब भूपेंद्र पटेल जी की जो जीत हुई है, वहां पर जो मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, वो लगभग 80,000 के आसपास का उनका लीड है। हर्ष सांघवी का 60,000 से ऊपर का लीड रहा। रिवाबा जडेजा लगभग 20,000, हार्दिक पटेल लगभग 20,000। विधानसभा चुनावों में बड़ा आंकड़ा होता है, मतलब ये आम आदमी पार्टी की एंट्री से कांग्रेस को नुकसान की खबर तो नहीं सुना रहे हैं कम से कम। नहीं, देखिए नैरेटिव का फर्क पड़ता है। वहां पर यह प्रचारित किया गया कि आप पार्टी दूसरी स्थान पर आने वाली, और ये व्यापक रूप से देश भर में प्रचारित किया, उसका जनता के मानस पर उसका फर्क पड़ता है। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण घटना और घटित हुई है। 6 विधानसभा और 1 लोकसभा के उपचुनाव हुए हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आप हतप्रभ रह जाएंगी। कांग्रेस पार्टी 43.8% वोट शेयर है और भाजपा सिर्फ 31% पे सिमट गई, मतलब 12% आपके पास लौटेंगे। हार और जीत दोनों का एनालिसिस आपसे लेंगे, लेकिन हमारी सहयोगी अर्पिता आर्या इस वक्त जुड़ गई हैं, क्योंकि बीजेपी के मुख्यालय में दरअसल जबरदस्त तरीके से जश्न का माहौल है। अर्पिता, क्या रंग दिखाना चाहेंगे आप? आवाज आ रही है? हाँ। ठीक है, ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मोदी में माहौल हो गया है। 6:30 बजे प्रधानमंत्री इस मुख्यालय में पहुंचेंगे, तब जबरदस्त तरीके से जश्न होगा। गांधीनगर आपको लिए चलेंगे, जहां पर एक बार फिर से जश्न की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि दोनों जगह श्वेता एक ही जैसा माहौल है, लेकिन गुजरात में रंग कुछ अलग है। दिल्ली में शायद उन तस्वीरों के साथ हैं। सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, आप दिखाना चाहेंगे वहां पर किस तरीके से जश्न चल रहा है इस वक्त गांधीनगर में? सौरभ तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। अभय जी हमारे साथ जुड़े। अभय जी, आपसे एक हिमाचल से जुड़ा हुआ सवाल करना चाहूंगी मैं। हिमाचल में इस वक्त मंथन चल रहा है कांग्रेस के भीतर कि मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन कौन से ऑप्शन है, आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी का मंतव्य साफ है कि जहां जीते हुए प्रतिनिधि जो निर्णय करेंगे उसको शीर्ष नेतृत्व स्वीकार करेगा और वो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। हमारा
मैं एक बात और बता दूं आपको, खासकर देश के दर्शकों को ये जानना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में 20% वोटों का अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में उपचुनाव में। अब हिमाचल प्रदेश की जो बात की जा रही है, हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव था उसकी बुनियाद थी कि भारतीय जनता पार्टी की हार महंगाई और बेरोजगारी पर जीत सुनिश्चित करेगी, और यह नैरेटिव सारे देश का है। हिमाचल प्रदेश में बात हम सब अपने लोगों से करना चाहते थे, जो संदेश देना चाहते थे वो मैंने हर 68 के 68 हलकों में जाकर दिया। तो आगे भी जो हाईकमांड मुझे जिम्मेवारी देगा उसको निभाने का। चंडीगढ़ बुलाया गया, क्या कोई डर है अभी भी कांग्रेस पार्टी को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई डर नहीं है। आखिरकार कहीं तो हमको बैठ के बात करनी है, कहीं तो हमको कोई निर्णय पर आना है। उसके लिए हम शिमला बैठे, चंडीगढ़ बैठे, कहीं ना कहीं बैठ के बात करेंगे। ये कोई डर की बात नहीं है। मैंडेट दिया है लोगों ने, जिता कर भेजा है हम लोगों को, तो इसमें डरने की क्या बात है? क्या डरने की बात है? रायपुर और जयपुर की बात हो रही है कि विधायकों को नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे पास हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी जगहें हैं जहां हम बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अगर लोगों को आने में दिक्कत हो, हम चंडीगढ़ भी बैठ सकते हैं, वहाँ भी बैठ सकते हैं। अहम क्या वजह रही जो जनता ने इतना मैंडेट दिया कांग्रेस को? पेंशन स्कीम या और क्या क्या मुद्दे रहे? बहुत सी बातें हैं, जिसका जैसे ओपीएस हमने दिया, महिलाओं को हमने कहा कि हम 1500 महिलाओं को हर माह देंगे, और युवाओं को हमने रोजगार देने की बात की है। और इसी तरह से जो हमारी योजना थी, मैनिफेस्टो में जो जो हमने बातें कही है, उससे लोग बहुत खुश थे। हमारे हिमाचल प्रदेश के किसान, बागवान इस सरकार से नाराज थे क्योंकि उन्होंने उनकी बात को अनदेखा किया, उनकी बात को तवज्जो नहीं दी। और हमने कहा हम आएंगे तो हम बागवानों का भी ख्याल रखेंगे, किसानों का भी ख्याल रखेंगे, और जो हमारी हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता है जिसमें महिलाएं हैं, महिलाएं का मैंडेट हमारे को बहुत मिला इस बार, क्योंकि महिलाएं खुश थी कि कांग्रेस पार्टी ने हमारा ख्याल रखा। और युवाओं को हमने रोजगार देने की बात की, और युवाओं को हमने रोजगार देने की बात की, और युवाओं ने भी इस काम को बहुत बेहतरीन तरीके से की। हमारे प्रभारी शुक्ला जी रहे, शुक्ला जी ने भी एक बहुत बड़ी भूमिका हमारे हिमाचल प्रदेश में निभाई है। हमारी हर तरीके से उन्होंने मदद की है। जो जो हमने उनको कहा, उन्होंने उस बात को जहन में लिया और उस काम को किया, जिसके लिए हम हाईकमांड का आभार प्रकट करते हैं कि आपने शुक्ला जी को भेजकर यहाँ पर हमारी बहुत मदद की। प्रतिभा जी, एक बार और क्लियर कर दीजिए, क्योंकि रूमर चल रही है कि आपके विधायक क्या कहीं जा रहे हैं, क्या डर है कि बीजेपी किसी तरीके से आपका काम खराब कर सकती है? नहीं, आप मुझे बताओ क्यों जाएंगे? हाँ, नहीं, ये दे आर इलेक्टेड, दे हैव वन द इलेक्शंस, कहीं नहीं जा रहे हैं? कहीं क्यों जाएंगे? कहीं क्यों जाएंगे? कोई डर नहीं है कांग्रेस? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ये एंटी डिफेक्शन में आ जाएगा, दोबारा इलेक्शन करना पड़ेगा। दे ऑल्सो नो दिस, सो दे विल नॉट डू इट, दे विल नॉट डू इट। जो जीत कर आए वो हमारे साथ ही रहेंगे, और हमारा फुल मैंडेट है, एंड वी विल फॉर्म द गवर्नमेंट। और कौन होगा सीएम? क्योंकि आप ये बार बार कह रहे हैं कि प्रतिभा सिंह कांग्रेस सांसद हैं, और प्रतिभा सिंह हाल ही में उन्होंने जिस तरीके से चुनाव जीता था, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई बयान आए थे कि एक इमोशनल कार्ड के कारण ये सब हो रहा है, लेकिन आज जब ये आंकड़ा 39 का कांग्रेस के सामने है हिमाचल प्रदेश में, तो ये एक बहुत बड़ी राहत एक ऐसी पार्टी के लिए भी जिसे गुजरात में कई सवालों के जवाब अभी ढूंढने होंगे। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, आपसे यही सवाल मेरा कि गुजरात में तो जीत गए और वहां पर प्रचंड बहुमत आपको मिला है, लेकिन हिमाचल की हार के लिए क्या जिम्मेदार? क्या रोजगार एक बड़ा मुद्दा वहां पर रहा जो आपके खिलाफ गया? देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि गुजरात और हिमाचल की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। गुजरात में ऐतिहासिक जीत हुई है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 7 बार लगातार चुनाव कोई पार्टी जीती हो। केवल पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ ऐसा हुआ था, और ये ऐतिहासिक जीत सिद्ध करती है कि श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकास मॉडल है, जो गुजराती अस्मिता नरेंद्र मोदी जी से जुड़ी है, जो गुजरात के लोग उन्हें अपना लाल मानते हैं, उस पे मुहर लगी है। और आप कह रही थी वहां तो जीत हो गई, केवल जीत नहीं हुई है। आज तक कभी भी इतिहास में गुजरात विधानसभा में किसी पार्टी की इतनी प्रचंड जीत नहीं हुई है जो भारतीय जनता पार्टी की हुई है। मेरी आवाज एको कर रही है, इसको ठीक करवा लीजिए प्लीज।
अरे आवाज की गूंज तो देखिए आपकी कितनी 150 सीटों के पार पहुंच गई है गौरव जी। नहीं, ये बड़ी बात आपने कही है। देखिए वाकई सरकार रिपीट होना इतने सालों बाद भी, 27 साल बाद भी, वो जो एक चीज जिसकी बार बार चर्चा होती है ना कि सरकार रिपीट होने के साथ स्वीप, क्या केवल एक फैक्ट, हालांकि कांग्रेस इस बात पर बहुत आलोचना कर रही है और वाजिब है ये सवाल भी उठाना कि जब गुजरात का श्रेय प्रधानमंत्री को दिया जाता है तो फिर हिमाचल की नाकामी उनके साथ क्यों नहीं जोड़ी जाती है। इस सवाल का जवाब आप देना चाहेंगे? आपके जो इस समय अभय दुबे जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से, उन्होंने ये सवाल उठाया है बीजेपी पर। नहीं, कांग्रेस पार्टी को सवाल उठाने की बजाय श्वेता जी, मैं समझता हूं आत्मचिंतन करना चाहिए। एमसीडी के चुनाव के परिणाम आए, 9 सीटें आई सिंगल डिजिट में, और जैसा यहां पे आपका चैनल दिखा रहा है, गुजरात में 17 सीटों पे सिमट गई। पिछली बार 77 आई थी, मतलब 60 सीटें कम। हम पे सवाल उठाना चाहे उठा सकते हैं, आप भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की जगह कोई और होता तो इस वक्त वो ये चिंता कर रहा होता कि एक नई नवेली पार्टी आती है और वो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसका ले जाती है। हमारा वोट परसेंटेज जो है गुजरात में वो 4% के आसपास बढ़ा है। हमने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है, तो कांग्रेस को पहले अपनी चिंता होनी चाहिए, हमसे सवाल ना पूछे। आज जनता ये सवाल पूछ रही है कि जब आप प्रधानमंत्री जी को रावण बुलाते हैं, झूठों का सरदार बुलाते हैं, आप कहते हैं औकात दिखाएंगे, तो इस प्रचंड बहुमत के बाद किसकी क्या राजनीतिक हैसियत है, ये सबके सामने आ गया है। श्वेता जी, चलिए हम सीधा राजस्थान चलते हैं, जहां से हमारे साथ सचिन पायलट इस समय जुड़े हैं। सचिन जी, ज्यादा चिंता का विषय क्या है हिमाचल प्रदेश में? मतलब ज्यादा खुशी या चिंता, हिमाचल प्रदेश की जीत या फिर गुजरात में लगभग सुपड़ा साफ? मैं तो समझता हूँ कि लोगों को चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। और ये बात सही है कि गुजरात में जो परिणाम आए वो हमारी उम्मीद से बहुत कम थे। आप भी जानती हैं कि पिछले 5 सालों में जब हमारी 77 सीट आई थी, उसके बाद से लगातार पार्टी में लोग छोड़कर गए, कोचिंग बीजेपी नहीं करी और तमाम तरह के कारण हुए। हम विश्लेषण करेंगे हम इतना हमारा परफॉर्मेंस बुरा क्यों रहा। रही बात बाकी चुनावों की, तो हिमाचल में जैसा कि आप जानते हैं कि एक स्पष्ट बहुमत की तरफ हमारी पार्टी को वो लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं समझता हूं कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर ये हिमाचल नड्डा साहब का गृह राज्य है, प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने, यूपी के मुख्यमंत्री जी ने इस छोटे से राज्य में इतना सारा उन्होंने ताकत और हौसला लगाया, बावजूद उसके वो डबल इंजन वाली बात पार नहीं पड़ी और एक स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिला है। ये है, मैं तो इस जनादेश को बड़ी विनम्रता से स्वीकार करता हूँ, इसमें कोई घमंड की बात नहीं है। लेकिन जो फायर पावर, जो संसाधन, जो ताकत, जो मशीनरी का प्रयोग किया गया, उसके बावजूद हम लोग जीते हैं। ये अपने आप में उत्तर भारत में बहुत समय के बाद हम लोग भाजपा को हरा पाए हैं, ये एक अच्छी बात है लोगों के लिए। बहरहाल जो बाकी चुनाव परिणाम आए हैं, चाहे वो दिल्ली के एमसीडी के हों या गुजरात के हों, वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है, उस पर हम लोग काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि पार्टी ने पहले गुजरात और दिल्ली में चुनाव नहीं जीते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम आगे भी नहीं जीतेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस हम लोगों को बेहतर करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इस्तेमाल किया जाता है सचिन जी, गुजरात में कितना इस्तेमाल हुआ उसका वो सबके सामने है। हिमाचल प्रदेश में प्रियंका जरूर गई, लेकिन एक चीज मैं जरूर आपके स्ट्राइक रेट का जिक्र जरूर करूंगी। 24 सीटों पर जहां पर आप प्रचार के लिए पहुंचे थे, वहां कांग्रेस जीती है हिमाचल प्रदेश में, तो मेहनत होगी तो नतीजा मिलेगा ना? नहीं, मुझको जिम्मेदारी दी थी, मैं हिमाचल प्रदेश का ऑब्जर्वर था पार्टी की तरफ से, और जब आप मुझे कोई जिम्मेदारी दी है तो पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से उसको हमने निभाया है, और सभी लोगों ने करा है जिसको जो जिम्मेदारी दी गई। हिमाचल में क्योंकि मेरे इन्वॉल्वमेंट ज्यादा थी, मेरी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, और मैं नहीं, प्रियंका जी ने तो निश्चित रूप से वहाँ पार्टी में बहुत वहीं रहे वो 10, 15, 20 दिन और लगातार कैंपेन किया। मैंने भी किया और लोगों ने भी किया, और एक सामूहिक नेतृत्व हमारी पार्टी का था। बहुत लोग कहते थे कि वहां पर हमारा कोई चेहरा नहीं है, बड़ा आपस में झगड़े हैं, ग्रुपिज्म है, तो हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। लेकिन मेहनत से, स्ट्रेटेजी से, शेयर हार्डवर्क से अच्छा कैंपेन करें, मेहनत कर कमिटमेंट के साथ पार्टी कार्डर्स को विश्वास में लेकर हम काम करेंगे तो हम जीत सकते हैं। आपके राज्य में भी चुनाव होना है, तो जिस तरीके से हिमाचल में फुल फोर्स लगाकर कांग्रेस ने काम किया, अपने बड़े चेहरों को उतारा, वैसे ही फुल फोर्स में राजस्थान में भी देखने को मिलेगा, या फिर जो गुजरात में हाफ हार्टेड अटेम्प्ट था वैसा ही कुछ होगा?
नहीं, सवाल ही नहीं उठता। राजस्थान में हम सरकार बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अतीव आत्मविश्वास से नहीं बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ उस प्रदेश को काफी अच्छी तरह से। और अभी 13-12 महीने हमारे चुनाव में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन तीनों स्टेट्स में हमारे चुनाव होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग चुनाव जीतेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। और अभी से हम तैयारी हम लोग कर रहे हैं, पार्टी कुछ कदम उठाएगी भी, लेकिन नई ऊर्जा के साथ, नए विश्वास के साथ हम तीनों स्टेट्स में चुनाव के लिए उतरेंगे और जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में अग्निपथ स्कीम आपको लगता है कि थोड़ा सा बैकफायर की है बीजेपी के लिए? क्योंकि राजस्थान में वही चीज हो जाती है, वहां पे बहुत बड़ी आबादी है जो सैनिकों की रहती है, चाहे फॉर्मर हो या फिर जो सर्विंग हो या फिर जो जाना चाहते हो फौज में। देश में जो हालात हैं आप जानते हैं। अब ये कहना कि अग्निपथ क्योंकि गुजरात में कामयाब नहीं हुई और हुई ये सब, लेकिन देश में आमतौर पर लोग मानते हैं कि जो खिलवाड़ किया गया है, जिस स्कीम को जल्दबाजी से लाया गया है, सेना के अंदर जो तब्दीली की है, वो बहुत सारे नौजवानों को बहुत चिंतित हैं और बहुत उनको पीड़ा इस बात से है। महंगाई है, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हिस्टोरिकली हाई हैं और देश में कोई बहुत आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। लेकिन प्रचार से, विज्ञापन से, इश्तिहार से सारे चुनाव जीते जा सके ऐसा नहीं है। और मैं कोई भी चुनाव जीता है, मैं उसकी एबिलिटी को कम नहीं आंकता हूँ। अगर बीजेपी ने 6वीं-7वीं बार चुनाव गुजरात में जीता है तो उनको शुभकामना देता हूँ मैं, लेकिन ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम चुनाव अगर जीत गए तो सारे काम हमने किए वो ठीक है, पब्लिक हमारी हर बात को एक्सेप्ट करेगी, सारे देश के, समूचे भारत के मतदाताओं की हमारी जेब में है। इस प्रकार की सोच नहीं रखनी चाहिए। हार जीत होती रहती है, विश्लेषण करना चाहिए। और हम लोग निश्चित रूप से, क्योंकि गुजरात में हमारा परिणाम बहुत अच्छा नहीं रहा, बल्कि काफी बुरा रहा मैं कहूँगा, हम लोगों को आत्मचिंतन करना पड़ेगा। और वो ऐसा स्टेट है जहाँ पे हमारा पार्टी का वोट शेयर हमेशा लगभग 40% हुआ करता था। तो ये बात तो सही है कि दूसरी पार्टी आई है, विपक्ष की वोट का विभाजन हुआ है और भाजपा को उसको सीधा लाभ मिला है। इसमें बहुत अधिक गणित की जरूरत नहीं है। वो जब ऑपोजिशन वोट डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली जो सिटिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, उसको फायदा मिला है। इसीलिए उनके जो आंकड़े आज आए हैं इसलिए आए हैं। सचिन जी, गुजरात की हार का विश्लेषण आपकी पार्टी कैसे करेगी? और हिमाचल में वो 3 बड़े फैक्टर्स जो आपके लिए काम कर गए, रोजगार, ओपीएस, अग्निवीर। देखिए क्या काम किया, मैंने आपको बताया कि हमारे जो वादे थे, हम लोगों ने नौकरियों के वादे किए। हमने बहुत सारे जो लोकल इश्यूज थे हिमाचल के, वहाँ पे सेब की खेती बहुत होती है, ऑर्चर्ड फार्मिंग, वो सब लोकल इश्यूज को हमने ध्यान में रखा। हमने कुछ वादे किए, कमिटमेंट किए पब्लिक को, और वो सारे वादे लोगों को पसंद आए होंगे। बीजेपी ने बहुत कोशिश की, देखा देखी, बहुत से संकल्प निकाले, बहुत सारी बातें बोली, लेकिन विश्वसनीयता वो कायम नहीं कर पाए क्योंकि शासन जो 5 साल का था वो संतोषजनक नहीं था। और गुजरात में विश्लेषण हम करेंगे क्योंकि मैं समझता हूँ गुजरात में हमारी पार्टी स्ट्रांग है, परफॉर्मेंस बिल्कुल, आप मैं कहता हूँ बहुत निराशाजनक रही। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं गुजरात भी कैंपेन करने के लिए गया था। गुजरात में हर गांव में, हर तालुका में, हर ब्लॉक में, जिले में कांग्रेस का वर्कर है, कांग्रेस के समर्थक हैं। उनको पुनः दोबारा गैल्वनाइज करना, उनका विश्वास को जीतना और पब्लिक में एक नए रूप में हम जाएंगे गुजरात में, तो वहां पर भी हम आने वाले समय में कामयाब हो सकते हैं। तो चिंतन तो जरूर करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए ना, हिमाचल में ये ट्रेंड रहा है राजस्थान की ही तरह कि एक बार एक पार्टी, दूसरी बार दूसरी पार्टी। तो हिमाचल ने उस ट्रेडिशन को अपहोल्ड किया, उससे राजस्थान की चिंता बढ़ती है। ऐसा है, राजनीति और पॉलिटिक्स में कभी भी कोई ट्रेंड हमेशा के लिए नहीं होता। अलग अलग स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी कई स्टेट्स में लगातार जीती है। दिल्ली में शीला जी की सरकार 3 बार जीत कर आई, असम में हम लोग 3 बार सरकार बनाई कांग्रेस की, हरियाणा में 2 बार बनी है, आंध्र में 2 बार बनी थी, और कांग्रेस गवर्नमेंट्स पहले भी रिपीट होती आई हैं। ऐसा नहीं है कि ये परिपाटी टूट नहीं सकती। राजस्थान में आप सही कह रहे हैं, पिछले 25-30 सालों से हम सरकार बनाते हैं लेकिन फिर हम रिपीट नहीं कर पाते हैं। तो ये तो हमको कुछ अलग हटके करना पड़ेगा और संगठन और सरकार को मिलकर काम करना पड़ेगा। राजस्थान में भी जो आज माहौल मैं देख रहा हूँ और भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से निकल रही है, उसी यात्रा में हम लोग शामिल हो रहे हैं। तो पब्लिक और खासकर नौजवान इस यात्रा से जुड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से जुड़ाव होकर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ पॉजिटिव इंडिकेशन है राजस्थान के लिए। लेकिन सचिन जी, कई बार होता है कि जितनी पुरानी पार्टी है, जितना आप लोगों का अनुभव है, कई जगह जहां पर कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे गायब हुई, उसमें अपने अंदर की ज्यादा लड़ाई रही। दिल्ली, चाहे दिल्ली में सरकार हो या फिर एमसीडी हो, किस तरीके से बाहर निकली है कांग्रेस यहाँ से, वो सर फुटौल का नतीजा रहा। अब राजस्थान में भी तो ये बात लागू है ना? निश्चित हो जाइए, कोई सर फुटबॉल नहीं है, कोई आपस में आपकी आवाज आ रही है सर?
ठीक है, दोबारा सचिन पायलट से संपर्क साधे हैं। उससे पहले आपको ये जश्न की तस्वीरें लगातार हम बीजेपी दफ्तर से दिखा रहे हैं, चाहे वो गांधीनगर का दफ्तर हो या फिर दिल्ली का, लगभग एक जैसी तस्वीरें। हालांकि गुजरात में जिस तरीके से जश्न मन रहा है, वहां पर लोकल फ्लेवर दिखाई दे रहा है श्वेता, वहां पर गरबा किया जा रहा है, वहां की जो पारंपरिक मिठाई है वो वहां बट रही है। यहाँ दिल्ली में जश्न का अलग माहौल है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री स्वयं 6:30 बजे पहुंचने वाले हैं, तो पटाखों की लड़ियां आ चुकी हैं और इसकी गूंज हर कार्यकर्ता। कांग्रेस कार्यकर्ता है, ये गांधीनगर की तस्वीर। इससे पहले जो हम दिखा रहे थे वो कांग्रेस भारत जोड़ो टी शर्ट्स पहने हुए थे सब। अब देखिए ना, वही जो हम अपने बुलेटिन की शुरुआत में हम कह रहे थे कि ये गजब के चुनाव हुए हैं, सबके लिए कोई न कोई अच्छी खबर। एमसीडी आम आदमी पार्टी जीत गई, गुजरात भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर लिया उसने, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीत गई। अब मैनपुरी देखिए, वहां समाजवादी पार्टी जबरदस्त बढ़त है। रामपुर में भी समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर आ रही है। बिहार बायपोल में बीजेपी जीत गई। अब ये रिवाबा जडेजा, जो कि रविंद्र जडेजा की पत्नी है, उनका रोड शो देखिए, जीत हासिल इन्होंने कर ली है और उसके बाद इनका ये जबरदस्त रोड शो निकला है वहां पर। और ये प्रत्याशित जीत यहां से मानी जा रही थी। कहा जा रहा था कि रिवाबा जडेजा जामनगर से आसानी से जीत हासिल कर लेंगी और ऐसा होता हुआ अभी दिखाई दे रहा है। अब बड़ी संख्या में वहां पर उनके समर्थक और जो बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार वो चुनाव लड़ी हैं और जाहिर तौर पर ये बड़ी जीत उनके लिए मानी जा रही है। अपने जामनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये जीत गई हैं और इसके बाद ये रोड शो किया जा रहा है रिवाबा जडेजा की ओर से। दोनों कैंडिडेट नए थे और एक ही परिवार के थे। एक रविंद्र जडेजा की बहन नैना जडेजा, जो कि लड़ रही थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और रिवाबा जो कि लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। एक ही परिवार के दो सदस्य आमने सामने थे इसमें। और जामनगर में जिस तरह का प्रदर्शन किया है रिवाबा ने, अब देखना होगा कि अभी तक एक तरह से एक नाम पर आई है, लेकिन आगे राजनीति में काम क्या होता है। लेकिन आज तो जश्न का दिन है, आज एक बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है रिवाबा ने। पति साथ साथ रहे थे पूरे प्रचार में, क्योंकि रविंद्र जडेजा इंजर्ड थे, भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे और इनके लिए वो प्रचार कर रहे थे। बिल्कुल, और नामांकन जब दाखिल करने गई थी तब भी पति रविंद्र जडेजा मौजूद थे और अब जीत के जश्न तक वो मौजूद हैं उनके साथ। और ये देखिए, बेहद दिलचस्प है कि एक ही परिवार में दो विचारधाराएं हैं। उनकी बहन रविंद्र जडेजा की वो कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, उनकी पत्नी बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, उनके जो पिता हैं वो भी कांग्रेस के समर्थक हैं। और ऐसे में बेहद दिलचस्प ये लड़ाई परिवार के भीतर। लेकिन इस बीच ये जश्न देखिए, रिवाबा जडेजा अब इस वक्त रोड शो कर रही हैं और कैसे अब आने वाले वक्त में, जैसा कि श्वेता कह रही थी कि नाम के अलावा क्या काम भी दिखाई देगा। अब हिमाचल प्रदेश के एक बार फिर हम रुझानों पर नजर डालते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे ये नतीजों में तब्दील भी हो रहे हैं। 39 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी 26 सीटों पर, 1-2 सीटों का उलटफेर दोनों के बीच दिख रहा है। आम आदमी पार्टी खाता भी नहीं वहां पर खुला है, वोट परसेंटेज आखिर में जाकर पता चलेगा। और अन्य जो है जिसमें निर्दलीय है वो बागी हैं, जो कांग्रेस या फिर भारतीय जनता पार्टी में जिन्हें टिकट नहीं मिला, जिसमें 2 भारतीय जनता पार्टी के बागी। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि जिनका सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी, वायरल हुआ था वीडियो, वो नहीं जीत पाए हैं अपने चुनाव। वो हालांकि जितना फासला कांग्रेस और बीजेपी के बीच वहां चल रहा है, मुझे लगता है कि उनके वोटों का बहुत बड़ा उस पर प्रभाव हो जाएगा। तो अब तस्वीर दरअसल हिमाचल और गुजरात दोनों की साफ हो चुकी है, कहीं खुशी कहीं गम, क्योंकि कांग्रेस का लगभग सुपड़ा साफ गुजरात में दिखाई दे रहा है, तो वहीं हिमाचल में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। हिमाचल में अब दरअसल वो मुख्यमंत्री के चुनाव की ओर बढ़ गए हैं। किसका नाम सामने रखा जाएगा वहां पर हिमाचल में कांग्रेस की ओर से, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तरफ तो अपने विधायकों को बचाने की मुहिम है, क्योंकि डर दरअसल कांग्रेस पार्टी को ये सता रहा है कि कहीं हॉर्स ट्रेडिंग ना होने लगे और यहाँ हिमाचल में उनकी सरकार ना बन पाए। लेकिन 39 के साथ श्वेता, ये आंकड़ा जो यहाँ पर हासिल किया है कांग्रेस ने, दरअसल थोड़ा टेढ़ी खीर साबित हो सकता है हॉर्स ट्रेडिंग के लिहाज से। गांधीनगर में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से सईद अंसारी इस समय हमारे साथ हैं। सईद, दिखाइए उनका जश्न कैसे मना रहे हैं सब। मतलब मुझे लग रहा है कि दिल्ली से गांधीनगर तक तस्वीरें बस जश्न, उत्सव। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है श्वेता। अगर हम कुछ भी ना कहें तो लोग देखिए इंतजार कर रहे हैं। ये खूब नाच रहे थे, गा रहे थे, ढोल बज रहे थे, मिठाइयाँ बढ़ रही थी, अंदर खाना चल रहा है, जबरदस्त जोश था, बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए हैं।
कितना नाचा गया आप तो ये बताइए बस। ये तो जब से रिजल्ट आया नाचा ही जा रहा है। अब खाना खाने के बाद थोड़ा हमने रेस्ट लिया है, लेकिन तब तक फिर बजेगा, फिर नाचेंगे। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। मोदी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। 2022 ये तो झांकी है, 2024 अभी बाकी है। 2024 बाकी है। देखिए फिर से ढोल नगाड़े ताशे बज गए। आप युवा हैं, ऐसा लग रहा है आप नेता भी हैं, क्या बीजेपी से जुड़े हुए हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या आपको लग रहा है कि अब इतनी शानदार लीडरशिप खड़ी हो गई है, नेता खड़े हो गए, सब जीत रहे हैं, कैसे मौका मिलेगा? बेशक भारतीय जनता पार्टी एक निष्पक्ष पार्टी है, उसमें हर एक कार्यकर्ता को उसकी क्षमता के आधार पे आगे बढ़ते हैं। इधर कोई परिवारवाद नहीं है, जैसे सदियों से चलता आ जाता था। इसे कोई परिवारवाद नहीं है। ये पार्टी हर एक कार्यकर्ता के काम को अपने ध्यान में लेके हुए देखिए रंग गुलाल श्वेता देखते रहिए। ये सारे कार्यकर्ता कितने जश्न के साथ। देखिए अब तो सेल्फी ली जा रही है, पोस्ट किया जाएगा सोशल मीडिया पर। क्या खूब नाच। सईद ये बताइए कि वहाँ पर इस वक्त गांधीनगर में कौन सी मिठाई खिलाई जा रही है, क्योंकि गुजरात अपने स्वाद के लिए भी जाना जाता है और जब हम ग्राउंड पर जाते हैं तो दिखता है कि कैसे अलग अलग शहरों में अलग अलग गुजराती स्वाद है। आज गांधीनगर में क्या तस्वीर है, क्या मिठाई के तौर पर बांटा जा रहा है वहाँ? भाई यहाँ तो नेहा कोई स्पेशल मिठाई तो नहीं खिलाई, लेकिन मिठाई जरूर खिलाई है इन्होंने। और लड्डू बट गए थे, जो लोग थे वो अपनी तरफ से मिठाई ले आए थे, लेकिन जबरदस्त जोश फरोश बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। देखिए पीछे हम आपको दिखा दें जल्दी से, देखिए पीछे जैसे ही ये देखते हैं कि कोई आ रहा है, नाच गाना लगातार चल रहा है। ये देखिए। ठीक है, लौटेंगे आपके पास सईद। मेरी सहयोगी अर्पिता आर्या भी दिल्ली बीजेपी दफ्तर से जुड़ी हुई हैं। अर्पिता, आप लगातार जश्न की तस्वीरें दिखा रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो घड़ी नजदीक आ रही है, 6:30 बजे स्वयं प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं। किस तरीके से तैयारियों को और ज्यादा वहां बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अब सुरक्षा घेरा वहां पर और ज्यादा आगे तक आ गया होगा प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के लिहाज से, और साथ ही रात में लाइटिंग और प्रधानमंत्री का संबोधन, इसको लेकर क्या तैयारी? बिल्कुल नेहा, जरा आपने तैयारियों की बात की तो आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं। पहले हम यहाँ एक्सेस कर पा रहे थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ बैरिकेड लगा दिया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6:30 जैसा आप बता रहे हैं यहाँ पहुंचने वाले हैं। और ये देखिए, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की जनता को हार्दिक धन्यवाद, ये भी बाकायदा एक बड़ा पोस्टर के तौर पर आप यहाँ पर देख रहे हैं। बाकी ये देखिए बैरिकेड्स कुछ लिए भी जाए जा रहे हैं और यहाँ कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी जमता जा रहा है। लेकिन आप अगर आप पीछे देखें तो ऐसे बड़े बड़े कटआउट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपको आ रहे होंगे। जेपी नड्डा की तस्वीरें भी वहां पर लगाई गई हैं। साथ ही साथ अगर मैं कहूँ कि उधर अश्विन आप जरा दिखाएं, दिल्ली पुलिस की टीम भी जो है वो आ चुकी है, झंडे आ चुके हैं, कुर्सियां आ चुकी हैं और दिल्ली पुलिस की टीम आ चुकी है। अब पूरी तैयारी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कर ली गई है, लेकिन इन सब तैयारियों के बीच अगर कुछ नहीं थम रहा है, अगर कुछ नहीं रुक रहा है, तो वो है जश्न की तस्वीरें, जो कि आज की सबसे बड़ी तस्वीर के तौर पर हम कह सकते हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से ढोल नगाड़े जो एक बार बजने शुरू हुए दोपहर 1 बजे से, वो थम नहीं रहे हैं। आइए जरा वो तस्वीरें भी आपको हम करीब से दिखाई देते हैं, जहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, हाथों में झंडा लिए। वहाँ स्टेज पे देखिए, उधर स्टेज पे देखिए, लोग वहाँ नाचते गाते नजर आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर अभी जो आप देख रहे हैं मैट बिछाने की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि स्टेज यहीं पर बनेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से अपना संबोधन देंगे, आभार व्यक्त करेंगे गुजरात, हिमाचल और दिल्ली की जनता को धन्यवाद कहेंगे वो। लेकिन इस बीच आपको जरा और आगे लिए चलते हैं, जरा आगे की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। इस तरीके से देखिए कटआउट्स लगे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जेपी नड्डा के, ये पूरा कार्यालय जो है इसी से पटा हुआ नजर आ रहा है। अब कार्यकर्ताओं की जो तादाद है वो भी यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है, चाहे वो महिलाएं। रिवाज सा हो गया है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रदेश में जीत हासिल करती है और यहाँ पर ऐसी तस्वीरें शुरू होती हैं। जाहिर है कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर, इतने दिनों की मेहनत के बाद जब इस तरह का फल मिलता है। 157 फिलहाल रुझानों में आगे भारतीय जनता पार्टी गुजरात से कम।